जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में। ये कानून जो है गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी एक अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम लोग प्रॉपर उसका बैकग्राउंड देखेंगे, इस अमेंडमेंट का क्या उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है इसको देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं उसके बारे में बात करेंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डायमेंशंस को भी डिस्कस करेंगे, फिर इवन लेजिस्लेटिव स्टेटस उसका क्या है उसको डिस्कस करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, और सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रेलिवेंस क्या है उसको डिस्कस करेंगे। और क्विक रिवीजन के लिए कुछ मैं कीवर्ड्स भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ये पूरी चीज आपकी कवर हो जाएगी इस टॉपिक के अंदर। और ये वक्फ बिल क्या है एग्जैक्टली और ये कानून क्या है, ये पूरी तरह से आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाक से लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक जो है वो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो क्या आप जानते हो कि इंडिया में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो गवर्नमेंट के पास नहीं बल्कि अल्लाह के नाम पे रजिस्टर होती हैं, और उनके रूल्स अब चेंज हो गए हैं। वक्फ का नाम कई बार आपने तो सुना होगा, तो बेसिकली इस लेक्चर में पूरे टॉपिक को डिटेल से समझाया जाएगा। सबसे पहले तो वक्फ की बेसिक मतलब क्या होती है। तो वक्फ का मतलब है किसी भी प्रॉपर्टी को परमानेंटली डोनेट करना फॉर रिलीजियस या चैरिटी वर्क, जैसे मस्जिद, मदरसा, दरगाह या ग्रेवयार्ड। तो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को परमानेंटली डोनेट करना, समझे आप? पहला पॉइंट वो है वक्फ। ये प्रॉपर्टी किसी एक इंसान की नहीं होती है, ये होती है अल्लाह के नाम की। एग्जाम्पल, अगर कोई मुस्लिम अपनी जमीन डोनेट करते हैं एक मदरसा बनाने के लिए, वो बन गई वक्फ प्रॉपर्टी। तो आपके शहरों में कोई वक्फ प्रॉपर्टी है तो आप चाहो तो उसका नाम लिखकर बता सकते हो कि कहां पर है। तो ये चीज जो है वो अभी आपने समझी, यहां तक क्लैरिटी जो है वो आपको मिली कि वक्फ जो है वो क्या है, राइट। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा बैकग्राउंड। गाइस, इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है कानून जिसका नाम है वक्फ एक्ट 1995। वक्फ एक्ट 1995 ये एक ऐसा कानून है जो पूरी वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्न करता है। स्टेट वक्फ बोर्ड्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई थी, लेकिन यार प्रॉब्लम क्या थी? करप्शन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और जमीन का मिसयूज, यानी कि जिस पर्पस के लिए जमीन डोनेट की गई है या एलोकेट की गई है वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा था। इसलिए आया 2025 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि उम्मीद एक्ट 1995 नए रूल्स के साथ। तो आइए इसी को ही जो है वो हम लोग और डिटेल में जो है वो कवर करते हैं, देखते जाते हैं, बहुत मजा आएगा, पूरी चीज A to Z क्लियर होगी। तो ये आपको समझ में आई, यहां तक चीज है। अब सुनो इसमें क्या चेंजेस हुए। अब वक्फ बोर्ड्स में सिर्फ मुस्लिम नहीं, कम से कम 2 नॉन मुस्लिम्स भी होंगे। इससे क्या फायदा होगा? डाइवर्सिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इस कानून के अंदर एटलीस्ट 2 मुस्लिम महिला सेंट्रल वक्फ काउंसिल में होनी चाहिए, प्लस सुन्नी, शिया, बोहरा और आगा खानी सभी सेक्ट, सभी पंथ का होना जरूरी है। सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, सबका विकास होगा। मतलब कुल मिलाकर ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें कहा गया है पहली चीज तो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को जो है वो शामिल किया जाए, और ये कहा गया है कि एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम जो है वो होनी चाहिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड में, राइट। और मुस्लिम महिलाओं को भी जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो देना है, 2 मुस्लिम महिला एटलीस्ट होनी चाहिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, और सुन्नी, शिया, बोहरा और आगा खानी इन सभी जो सेक्ट हैं उनके मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन भी मैंडेटरी है, राइट। और एलिजिबिलिटी क्या है वक्फ डिक्लेयर करने की, तो उस पर भी हम लोग जो है वो आएंगे। पर उससे पहले मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ अभी जो मैंने आपको बताया कि कौन से सेक्ट्स के रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कौन से पंथ के रिप्रेजेंटेशन अब मैंडेटरी हो गए हैं नए कानून के तहत इस वक्फ बोर्ड के अंदर। कमेंट में अभी के अभी इसका आंसर लिखकर बताओ। आपको बता देगा इसकी पहले अगर कोई जमीन लॉन्ग टर्म यूज में थी, जैसे 50 साल से मस्जिद बनी हो, तो उसे वक्फ मानते थे। पर अब वक्फ बाय यूजर कंसेप्ट हटा दिया है
मतलब बिना लीगल प्रूफ के प्रॉपर्टी वक्फ नहीं बन सकती। एग्जाम्पल, कॉलोनी में एक जगह पे लोग 40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, है ना, तो क्या वो वक्फ है? अब नहीं। लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री होनी जरूरी है। नए रूल्स ये भी कहते हैं कि अगर आप वक्फ डिक्लेयर करना चाहते हो तो आपको कम से कम 5 साल से मुस्लिम होना चाहिए। कन्वर्जन करके नेक्स्ट डे वक्फ नहीं कर सकते। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये जरूरी क्लॉज हम लोग को देखने को मिल रहा है। यही है इसकी एलिजिबिलिटी कि कौन वक्फ डिक्लेयर करेंगे। तो इकलौते ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस्लाम प्रैक्टिस करी हो एटलीस्ट 5 साल तक, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे, है ना। और वक्फ बाय यूजर एबॉलिश कर दिया गया है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि ये अलग कंसेप्ट रिमूव कर दिया गया है कि अब वक्फ उन प्रॉपर्टी को नहीं माना जाएगा जहां पर लंबे समय से कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो रही हो। ये इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर्टी जो है वो विदाउट डॉक्यूमेंट यानी कि विदाउट रजिस्ट्री जो है वो डिक्लेयर नहीं होगी, यानी कि पूरा अब लीगल कागजात के थ्रू पॉसिबल होगा। समझे आप? अब भाई ये तो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो हमने डिस्कस किया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसका पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, पब्लिक रिएक्शन और सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। क्या आपको लगता है कि वक्फ में नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए? सिंपली यस और नो में कमेंट लिखकर बताओ। क्या आपको लगता है कि वक्फ में नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए? और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करो। हर एक चीज डिटेल में मैं आपकी कवर करता जा रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से क्लैरिटी जो है वो मिल सके। देखो, हमने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ भी पूरी चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। कुछ आर्टिकल समझाता हूं। जैसे आर्टिकल 26 क्या कहता है? अगर आर्टिकल 26 की अगर हम बात करें तो रिलीजियस कम्युनिटीज को अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का पूरा अधिकार है। यानी कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी अपने हिसाब से अपने धर्म के जितने भी मुद्दे हैं उसको रिजॉल्व करेंगी। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को अपनी इंस्टीट्यूशंस चलाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ है कि कानून के समक्ष सभी इक्वल हैं। मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपके हिसाब से अगर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो तो क्या आर्टिकल 26 का उल्लंघन होता है? सिंपली यस और नो में जवाब दीजिएगा। अब हम असली मिर्च मसाले की बात करेंगे जो कि है कंट्रोवर्सी। मुस्लिम ग्रुप्स का कहना है वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिम्स का इशू है, तो नॉन मुस्लिम का इंटरफेरेंस क्यों? पुरानी मस्जिद जिनकी लीगल पेपर्स नहीं थी उनका क्या? ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट बोलती है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए ये जरूरी है। वक्फ स्कैम, लैंड मिसयूज, इलीगल इंक्रोचमेंट्स रोकना होगा। ये सरकार ने क्लियरली ये मैसेज जो है वो दिया है, राइट, कि सरकार जो है वो अब इन सब चीजों को रोकना चाहती है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मुस्लिम्स जो है वो उनको प्रॉब्लम है नॉन मुस्लिम्स की एंट्री वक्फ बोर्ड में। और एक बहुत बड़ा सवाल कि जो पुरानी मस्जिद है उनके कोई पेपर नहीं है तो उन मस्जिदों का क्या होगा। एग्जाम्पल लेता हूं, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश में काफी जगह वक्फ प्रॉपर्टीज इलीगल एनक्रोच हो चुकी हैं और लोग उनको पब्लिक लैंड कह के सू कर रहे हैं, यानी कि पब्लिक लैंड कहकर कोर्ट में केस कर रहे हैं। अब सुनो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 2 के लिए। गवर्नेंस, सेक्युलरिज्म, माइनॉरिटी राइट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, करंट अफेयर्स, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद एक्ट प्रीलिम्स के लिए 2-3 चीजें अलग से बता रहा हूं जो थोड़ा सा ध्यान में जो है आप रखेंगे, राइट। जैसे कि उम्मीद एक्ट जो है उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। वक्फ बाय यूजर किस कानून में रिमूव हुआ? तो 2025 के अमेंडमेंट में। कौन डिक्लेयर कर सकता है वक्फ? वही मुस्लिम जो 5 साल से इस्लाम फॉलो कर रहे हो। अब मेरा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताएंगे। कौन सा आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटी देता है रिलीजियस डिनोमिनेशंस द राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स? यानी कि जो भी रिलीजियस कम्युनिटी है अपने खुद के अफेयर्स को मैनेज कर सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर।
तो गाइस, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सिर्फ एक रिलीजियस या पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, ये एक टेस्ट है इंडिया की सेक्युलरिज्म, गवर्नेंस और लीगल क्लैरिटी का। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होगी, राइट। आपको अच्छे से आइडिया जो है वो लगा होगा, राइट, कि ये पूरा मुद्दा जो है वो क्या है और ये कानून क्या है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। और आपको बता दूंगा कि आप लोग में से जो भी लोग अपने ब्रेन की पावर को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं घंटों तक पढ़ाई करना बिना रुके, तो हमारे पास आपके लिए सोल्यूशन है ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का मिक्स। और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाता हूँ गाइस पिछले 10 सालों से। मैंने खुद इस पर्टिकुलर कैप्सूल को टेस्ट किया है और इसके रिजल्ट अमेजिंग है। 15 दिन तक अगर आप इसको खाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि आपकी मेमोरी शार्प हो रही है, फोकस आपका इंप्रूव हो रहा है, स्ट्रेस आपका रिड्यूस होगा, आपकी लर्निंग बढ़ेगी, यानी कि और ज्यादा देर तक आप पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। इसको अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं प्रीमियम क्वालिटी के लिए, और इसमें 60 कैप्सूल्स आपको मिलती हैं। आपको दिन में 2 बार जो है वो इन कैप्सूल्स को लेना है। फिर उसके बाद आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं, जिनको भी चाहिए। अच्छा, नंबर दिया नहीं है कि, चलो मैं नंबर बता देता हूँ, 9713282838। मैं रिपीट करता हूँ, 9713282838। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके ये कैप्सूल्स अपने घर पर जो है वो बुलवा सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपए की इसकी कॉस्ट है, बट ये इन्वेस्टमेंट आपके ब्रेन को जो है वो बहुत हेल्प करेगा। आपके घर में अगर कोई तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो आप उनको भी जरूर दीजिए, क्योंकि ये काफी बेहतरीन चीज है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्लिनिकली प्रूवन है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। लाइक का बटन जरूर हिट करना, और स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, गिव योर ब्रेन द बूस्ट इट नीड्स। जैसे कि जिम जाने वाले लोग प्रोटीन शेक वगैरह पीते हैं ना, वैसे ही आपको अपने ब्रेन के लिए जो है वो ये देना पड़ेगा, जिससे कि आपका ब्रेन सुपर एक्टिव हो जाएगा। चलो, जय हिंद, जय श्री महाकाल।